हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 501 लाइन वाले प्रश्न पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सीखने का नियम किसने दिए थे? तो इसका सही उत्तर है थर्नडाइक ने। दूसरा, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक माँ होती है। तीसरा है, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले से योजना बनाना। चौथा है, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर है जेबी वाटसन सर ने। तो पांचवा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया? तो इसका सही आंसर है जेबी वाटसन सर। फिर छठवां क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? इसका उत्तर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। सातवां क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिम्पसन। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो 6 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। 9वां सवाल देखते हैं, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो छात्र का होता है। 10वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 11वां, छात्रों को स्कूल में गेम को क्यों खेलना चाहिए? तो इसका उत्तर है यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है विलियम जेम्स। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। 14वां क्वेश्चन, शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो फ्रोबेल हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? उत्तर है बुद्धि स्तर। 16वां क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया? तो क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। 18, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। 19वां प्रश्न, अवस्था कितना वर्ष तक होती है? तो यह 6 से 12 वर्ष तक होती है दोस्तों। मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो विकास की तीव्र गति किशोरावस्था में होती है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं दोस्तों। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो बालक का प्रारंभिक विकास कहाँ है? माता पिता के पास ही या परिवार में ही निर्भर है। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो जी हाँ दोस्तों, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल उंगलियों के सहारे ही किया जाता है। 24वां क्वेश्चन, शारीरिक विकास का नियम क्या है? सही उत्तर है अनियमित विकास का नियम। 25वां प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो उत्तर है अभिवृद्धि। वृद्धि और विकास को दोनों को मिलाकर अभिवृद्धि कहते हैं दोस्तों। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है दोस्तों। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो शारीरिक क्षेत्र
शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है दोस्तों। शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो शरीर और गत्यात्मक विकास के कारण होती है दोस्तों। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? सीखने का गतिक क्षेत्र दोस्तों। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन। क्या लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो जी हाँ दोस्तों, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे को कॉग्निशन डेवलपमेंट से संबंधित विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में ही क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। बच्चा वहीं सीखता है और प्रयोग करता है। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप क्या है? तो स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है व्यवहारिक बुद्धि। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटेन है इसका प्रतिपादक। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होती है? तो उच्च। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है दोस्तों। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है दोस्तों? विशिष्ट बुद्धि का। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने किया? तो बिने साइमन ने। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 125 होगी दोस्तों। यहाँ पर दिया है सुधीर की मानसिक आयु। में इसका सूत्र लिख लेते हैं दोस्तों। MA/100 इसका सूत्र है। तो चलिए देखते हैं मानसिक आयु कितना है। 10 वर्ष बटे वास्तविक आयु 8 वर्ष गुणा 100। तो देखते हैं दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 25 से कम 25, 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो 25 पंचे 125 दोस्तों, ये आ गया आपका सही आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि है दोस्तों, 70 से कम जड़ बुद्धि दोस्तों, और 140 से अधिक प्रखर बुद्धि में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने 4 चरण दिए हैं, SPCF: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मेशन
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र में, अच्छा ये हो गया है, सॉरी। प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो प्याजे द्वारा की गई थी। तो वो कौन कौन से हैं? संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किस अवस्था प्रयत्नरत रहना चाहिए? तो किशोरावस्था से। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने 7 मूल कारक बताए थे, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थर्नडाइक। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो पास पड़ोस का वातावरण। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है दोस्तों। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो टर्मन ने कहा है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो बुद्धि से प्रेरित होता है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किसमें किया जाएगा? तो यह एक सामान्य बुद्धि का बालक होगा, जो कि सामान्य बुद्धि के लिए 90 से 110 है दोस्तों। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मजाता कौन है? तो टर्मन। जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो 71 से कम। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कैसा है? तो वह सामान्य बुद्धि का है। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है, तो 2 से 7 वर्ष है दोस्तों। सेंसरी मोटर यानी संवेदी सूचना का जन्म से 2 वर्ष दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7, अमूर्त का 7 से 11 और अमूर्त का 11 से 18 है दोस्तों, याद रखिएगा। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 4 भागों में। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मेशन। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक कब तक की अवस्था है? तो जन्म से 2 वर्ष है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक को किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष। क्या कक्षा में नींद आना बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो खेलकूद। बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है? तो मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। समाजीकरण के गौरवाहक कौन हो सकते हैं? तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। बच्चे को सामाजिक विकास में क्या विशेष महत्व है? तो बच्चे के विकास में खेल विशेष महत्व है दोस्तों। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व दोस्तों। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? तो इसका प्रमुख कारक परिवार है। किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था मानी जाती है?
तो बाल्यावस्था को। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है तो शिक्षा है। बच्चे का सामाजिक विज्ञान वास्तव में प्रारंभ कहाँ से होता है तो बाल्यावस्था से होता है दोस्तों। थ फ च जैसी ध्वनियाँ हैं तो यह स्वप्निम ध्वनियाँ है दोस्तों। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है तो प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है दोस्तों। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है तो प्रारंभिक बचपन का समय है दोस्तों। क्या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है तो नहीं दोस्तों। क्या सही उच्चारण करना नैतिक आदत है तो नहीं है। अधिकांश बालक अपने मातृभाषा की इस आयु तक सीख लेते हैं तो 6 वर्ष की आयु में। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत लगभग कितना बढ़ता है तो 2 से 10% तक दोस्तों। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है तो 100 शब्द। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है तो शब्दों का करता है दोस्तों। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं तो 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए तो सुनना लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, पढ़ना रीडिंग और लिखना ये इसी क्रम में होना चाहिए दोस्तों। सृजनात्मक से कौन संबंधित है तो सृजनात्मक से अपसारी चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए दोस्तों। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों से क्या रखना चाहिए तो लक्ष्य केंद्रित। भाषण क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक है तो नहीं है दोस्तों। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है तो नवीन परिणाम से दोस्तों या नए रिजल्ट या नए खोज से। क्या धारा प्रवाहित सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है नहीं है दोस्तों। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है आनुवंशिकी एवं वातावरण। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है तो गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है तो प्रकृति से अभिप्राय दोस्तों जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं से है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है दोस्तों। परिवार किसका एक साधन है तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है तो जैव अजैव बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों होता है दोस्तों। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है तो बालक की प्रथम स्कूल होती है परिवार जहाँ से बच्चा सीखता है दोस्तों। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है जिसे अधिगम कहते हैं दोस्तों। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है तो व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है दोस्तों। क्या भावात्मक सीखने का अर्थ है क्या भावात्मक सीखने का क्षेत्र है जी हाँ दोस्तों। क्या चाक्षुष सीखने की एक शैली का एक उदाहरण है तो हाँ दोस्तों। क्या अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है तो नहीं दोस्तों, विकास भी करना है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति है दोस्तों। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है
तो सीखने का मूलभूत नियम थॉर्नडाइक महोदय के तत्परता के नियम से है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 5 नियम दिए थे, सीखने के मुख्य 3 नियम और गौण नियम 5 दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तनाव का नियम सीखने का नियम है? तो नहीं है दोस्तों। क्या बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है? तो नहीं है दोस्तों। तत्परता का नियम अभ्यास के नियम है दोस्तों, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। तत्परता का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वुडवर्थ महोदय के द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण या नकल। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने महत्व नहीं दिया। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो अनुकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। किस जानवर पर संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो पावलोव थे। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। पावलोव ने जिन्हें कुत्ते पर अभ्यास किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर महोदय ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने। और अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो उत्तर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया? कोहलर ने। कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं दोस्तों, आत्मसात। यह प्याजे से संबंधित है दोस्तों। वैगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं रहना चाहिए था। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर की क्रिया से बच्चे सीखते हैं, जिसको हिंदी में जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है दोस्तों। इसका शॉर्ट फॉर्म है डेवलपमेंट, JPD से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक की दोस्तों। कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अनेक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह काम प्रेरित अनुभव करता है और क्या हो जाता है? उब जाता है। क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? तो नहीं दोस्तों, बुद्धिमान बच्चा उसको समझेगा, रटेगा नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो शिक्षकों से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? तो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है दोस्तों।
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने दिया था। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले को दोस्तों। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उत्तर है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है? आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण क्या होती है? प्रतिभाशीलता होती है। क्या दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत है? तो नहीं दोस्तों, यह जड़ बुद्धि का संकेत है। यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया एक अधिगम समस्या है दोस्तों, अधिगम संबंधी। तो यह पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। किस रोग से ग्रस्त बच्चा वह सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता? तो वह डिसलेक्सिया है दोस्तों। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होते हैं? तो डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किसके अनुसार अधिक सम जाती है? तो आयु के अनुसार अधिक सम जाती है दोस्तों। अधिगम निर्योग्यता क्या है? तो यह एक स्थिर अवस्था है। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार के बच्चा का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो यह अधिगम में अशक्तता प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? तो वह डिसलेक्सिया को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, जो कि पठन अक्षमता से संबंधित है। डिसलेक्सिया किस विकार से संबंधित है? तो ये पठन विकार से संबंधित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता को पहचान करता है? शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है दोस्तों। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती है? तो यह उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक किस प्रकार की समस्याओं से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उत्तर उनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? तो यह डिस्ग्राफिया से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो अनुच्छेद 30 भाग 1 कहता है दोस्तों। कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है? तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा में कहा गया है। समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से संबंधित है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए और विकलांग वर्ग के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए दोस्तों। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है सिवाय
तो पृथक्करण के सिवाय होती है दोस्तों। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आवासीय विद्यालय खोलना दोस्तों। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो समावेशी शिक्षा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ क्या पढ़ाया जाना चाहिए? इसका अभिप्राय क्या है? तो समावेशी शिक्षा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? तो स्वतंत्र अध्ययन में। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होती है? तो उनके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है? तो समावेशी शिक्षा द्वारा। लिंग जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? तो सांस्कृतिक अभिवृद्धि के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों एवं लड़कियों से भिन्न व्यवहार करने की ओर संकेत करता है, जो कि एक सामाजिक संरचना है दोस्तों। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक है? तो अध्यापक जेंडर पक्षपाती है दोस्तों। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान है। राज्य स्तर की एक नकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यानी महत्व लड़कियों को देता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है दोस्तों। एक सह शिक्षा में लड़कों से शिक्षा क्या कहता है? लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या प्रकट करता है? तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लिंग भेद क्या है? तो एक सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा बनाया हुआ है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है। तो अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष है? तो नहीं है दोस्तों। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है? तो ये अफेजिया से संबंधित है दोस्तों, कि भाषाघात जिसे कहते हैं। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित है दोस्तों? तो यह प्रत्यक्षीकरण की समस्या से संबंधित है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है, जो कि 6 से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में भी कहा गया है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 होती है दोस्तों, और मूर्ख की 70 से कम।
एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, जबकि उसकी विजुअल इक्विटी कितनी हो सकती है? तो अधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? तो बाल अपराधी। क्या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता है? तो नहीं है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू नहीं होता है? तो 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर। डिसलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता से है। कमजोर वर्ग के बालकों से क्या तात्पर्य है? ऐसे बालकों के ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो किस में आते हैं? ये कमजोर वर्ग के बालक में आते हैं। समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो कौन से रोग से पीड़ित है? तो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। किस से घात के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? तो परिवार का पेशा से। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा का कार्य न कर सके। तो यह कथन किसका है? तो यह सिरिल बर्ट का कथन है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से कम होती है दोस्तों। अपराधी बालक कौन होता है? जो असामाजिक कार्य करते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIBH कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। क्या अस्थायी अभिवृत्ति की विशेषता है? नहीं। वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किसकी विशेषता है? तो अधिगम निर्योग्य बालकों की। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह कथन किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह धारणा पर आधारित है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मैक्स ड्यूल ने। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो लड़कों को घर के कार्यों में क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसमें बच्चा मैच्योर हो जाता है। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 85 से कम। विकास का नियम क्या नहीं है? तो विशेष से सामान्य की ओर। बालक के विकास का नियम क्या नहीं है? तो विकास बिना दिशाओं का नियम है। विकासात्मक सिद्धांत का नियम इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जानविक के अनुसार है। फ्राइड ने मन की कौन सी दशा नहीं बताई? तो सिगमंड फ्राइड ने विकसित चेतना का दशा नहीं बताया। बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है? तो बच्चे का विकास वर्तुलाकार में होता है। इच्छाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो इदम को कहा जाता है। वास्तविकता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अहम को कहते हैं। आदर्शवादी या नैतिकता का संबंध किसे कहते हैं?
तो परम अहम को कहते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है? तो 2 प्रकार की पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक वातावरण में कौन सा नहीं आता है? तो अनुचित पाठ्यक्रम। किस आयु वर्ग में बच्चा युक्ति संगत तर्क करना प्रारंभ करता है? तो यह है 7 से 11 वर्ष। डेविड एल्काइंड के अनुसार काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा 2 प्रेरक किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक का आयु वर्ग है 0 से 2 वर्ष। पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक आयु का वर्ग कौन सा बताया गया है? तो 2 से 7 वर्ग। किसके अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है? तो एरिक इरिक्सन के अनुसार। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिक, यानी बच्चा अपने विचारों को ही महत्व देता है। प्रत्येक पादान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना में उतरना किस आयु में होता है? तो 4 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक विचार कितनी आयु के बीच उत्पन्न होते हैं? तो 11 से 15 वर्ष। पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को क्या कहा है? तो पियाजे ने तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा कहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो जब भी चेतन और अचेतन के बारे में बात आए तो आप सीधा सिगमंड फ्राइड को ही टिक कीजिएगा दोस्तों। तो इसका भी सही आंसर सिगमंड फ्राइड ने दिया था। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की क्रियाओं द्वारा अध्ययन किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसकी देन है? तो यह एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की देन है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है दोस्तों। थर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो निश्चित एवं स्पष्ट। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक को क्या माना जाने लगा? तो व्यवहार का विज्ञान। विकास का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की क्या है? उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास का अर्थ कहते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? तो विलियम जेम्स ने। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है कार्ल मास विश्वविद्यालय। मानव विकास किस रूप में होता है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह किसने दिया? तो हरलाक महोदय ने दिया था। बाल विकास में किस पर बल है? तो बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का संपूर्ण अध्ययन है दोस्तों। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह किसका सिद्धांत है? तो डार्विन का सिद्धांत है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि अच्छी है। शैशव काल की अवधि क्या है? तो जन्म से 2 साल दोस्तों। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था की विकास का व्याख्या करता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है।
विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं दोस्तों। बालक की स्व केंद्रित अवस्था कब होती है? तो 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है दोस्तों। कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 9 से 12 वर्ष दोस्तों। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट जनरल टू स्पेसिफाई की ओर होता है दोस्तों। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? तो आप खुद उनसे मिलने जाएंगे। बाल विकास में किस पर बल है? तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कोलबर्ग किससे संबंधित है? तो कोलबर्ग किससे है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासी विधि। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पहले। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत चलती है दोस्तों, मरने तक। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो विकास की 5 अवस्थाएं हैं दोस्तों। विकास की 5 अवस्थाएं दोस्तों: शारीरिक, संज्ञान, सोशल, समाज, इमोशन और नेचर तो नैतिक। वंशानुक्रम के निर्धारक क्या होते हैं? जीन्स। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास निरंतर प्रक्रिया है। बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? तो एक दूसरे के पूरक हैं। शैशवावस्था कब से कब तक होता है? तो जन्म से 7 वर्ष तक। बाल्यावस्था के लिए प्राप्त नींद कितने घंटे की होती है? तो 8 घंटे की होती है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम उम्र कितनी होती है? तो 16 वर्ष। पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग है? तो अधिगम का है। कौन सा कारक बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार है? तो बुद्धि। मानसिक वृद्धि एवं विकास किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानसिक वृद्धि एवं विकास जो है वातावरण एवं आनुवंशिकी दोनों के कारण के होता है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए। प्राथमिक शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो हेनरी कोल्डबैक कुक ने। मैंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए? तो 8 प्रकार बताए हैं। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है। तो यह सामाजिक विकास से संबंधित है। सोशल डेवलपमेंट। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? तो माता पिता पर। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया तो एडवर्ड एल थर्नडाइक महोदय ने। कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो व्याख्यान विधि। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वह अवस्था है मूर्त क्रियात्मक अवस्था दोस्तों। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था? तो पियाजे के द्वारा दोस्तों। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो उदासीन होनी चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो घर में और इसके अलावा विद्यालय एवं कक्षा में। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो व्यवहारिक विकार से
अधिगम विकार से संबंधित है दोस्तों। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके द्वारा होना चाहिए? तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या करता है? तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इसलिए उचित है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक सुवक्ता होना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कैसे प्रोत्साहित करें? स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रोबेल ने किया था। टाइपिंग मिस्टेक है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होने के लिए इसका अर्थ क्या है? उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा। यह कथन किसका है? तो यह वुडवर्थ का कथन है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक पहचान किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा की गई है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो स्वयं में सीमित रहना। अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती? तो राष्ट्रीय एकता से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास को में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास होता है? तो विकास का क्रम के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों। स्वकेंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है? तो 3 से 6 वर्ष तक दोस्तों। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है दोस्तों? तो यह पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारक क्या क्या हैं? तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा है दोस्तों। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो धनात्मक दोस्तों। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान शिक्षण में। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो खेल का विशेष महत्व है दोस्तों। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से। प्राथमिक स्तर पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। व्यक्तित्व के संगठन का कैसा स्वरूप है? तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? तो अंतर्मुखी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता का भूमिका निर्वाह करेंगे। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो रुडोल्फ गाइकिल। दोस्तों कुछ प्रश्नों को जो दोबारा हो गया था यानी हम जिनको हम पहले भी कर चुके हैं उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है, भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय।
मनोविज्ञान की किस शाखा में पुनर्जन्म तथा अंतरीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो परा मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो व्यवहारवाद से संबंध है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे है माना जाता है? तो शिक्षार्थी को। हीरो पूजा किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो किशोरावस्था है दोस्तों। भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को माना जाता है? तो शैशवावस्था को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डेविस मैक्सीलैंड। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अब्राहम मैस्लो है दोस्तों। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है दोस्तों। शैशवकालीन यौनिकता मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है? तो सिगमंड फ्राइड के दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगों को जन्मजात आवेग कहा है? तो जेम्स ड्रेवर ने। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर महोदय हैं। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो पलायन से दोस्तों। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बोरिंग। विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई? तो 1890 में दोस्तों। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा? तो जीन पियाजे ने कहा दोस्तों, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो रुडोल्फ बर्निंग ने। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण किस विधि के सोपान है? तो यह आगमन विधि के सोपान है दोस्तों। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है? तो रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र किसका अध्ययन करता है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा पूर्व निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था दोस्तों। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? तो प्रेरणा है दोस्तों। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो सीखने में स्थानांतरण कहलाता है दोस्तों। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो वनमानुष पर प्रयोग किया था दोस्तों। कुछ प्रश्नों को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं इसी वीडियो में। किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो तार्किक विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो मूरे द्वारा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता के नियम से संबंधित है दोस्तों। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो रास के द्वारा दोस्तों। इन प्रश्नों के हम आगे कर चुके हैं दोस्तों, पहले इन्हीं प्रश्नों को किए हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन ही सर्वोत्तम विधि है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है दोस्तों। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामयिक तनाव क्या कहलाता है? तो कुंठा कहलाता है दोस्तों।
पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने 4 अवस्थाएं दिए हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पालाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया था। क्रोध भय का प्रकार संवेग का है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं दोस्तों। और सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत किशोरों का मनोविज्ञान का सिद्धांत करता है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो कैनन ने की है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? तो सीखने का पठार कहलाता है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को हमने इसी वीडियो में पहले हल किया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा ईर्ष्या प्रदर्शन कब करता है? तो 12 माह की आयु में दोस्तों, यानी 1 वर्ष में। खिलौने की आयु कब कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है दोस्तों। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। और बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है दोस्तों। आईक्यू को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो टर्मन द्वारा। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता तो किलपैट्रिक। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार माता पिता। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो जेम्स थे। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? तो भाषात्मक विकास होता है। शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावी होता है? तो विद्यार्थियों को मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तभी प्रभावी होता है। बालक किस किस प्रकार से सीखते हैं? बालक प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके सीखता है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। रास ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। संज्ञानात्मक, संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, ज्ञान है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो अनुराग की। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रेरणा होती है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो रुचि है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा कहलाता है। कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? तो चिंतन है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होती है दोस्तों। आत्मा का विज्ञान प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आत्मा का विज्ञान है दोस्तों। तो ये हमारा 500 क्वेश्चन आज का 1 लाइनर कंप्लीट हुआ दोस्तों। आगे और भी बाल विकास या सीटेट या कोई भी स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।